हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। हम लोग मैथ में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अभी हम तीसरा चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन, इसका लेक्चर 1 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। आंकड़ों के प्रबंधन में हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों को हम लोग कैसे संगठित करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब मान लीजिए, इसको समझे कि आंकड़ों का संगठन को कैसे संगठित कैसे करेंगे, कैसे समझें। तो आइए हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कक्षा में विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि 10 विद्यार्थी हैं। उनको नंबर मिले कुछ, उनका एग्जाम हुआ है, एग्जाम में कुछ नंबर मिले। मान लीजिए 23, 25, 27, 20, 21, 22, 24, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 26 हो गया। फिर 28, फिर मान लीजिए 29। ठीक है, 29। इतना नंबर सबको मिल गया। अब मान लीजिए हमको कितना, मान लीजिए 10 छात्र थे। 10 छात्रों का एग्ज़ाम हुआ। उनको एग्ज़ाम में प्राप्त अंक इतने हो गए। ठीक है, इतने हो गए इनको प्राप्त अंक। अब हमको मान लीजिए कि इस आंकड़े से हम जान सकते हैं कि छात्रों को कितना कितना नंबर मिल गया है, लेकिन ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा छात्र अच्छा प्रदर्शन किया है, कौन सा क्या किया है। मान लीजिए किसी को नंबर तो पा गए, किसी को 100 नंबर में 23 नंबर मिला हो, किसी को 70 में 25 मिला हो, किसी को 27 में मतलब कि 27 में 27 मिला हो, किसी को 20 में 20 मिला हो, किसी को 200 में 21 नंबर मिला हो। हम कैसे इसको प्रदर्शित करें? ठीक है, आंकड़ों को कैसे संगठित करें, मतलब कि कैसे किसी का मूल्यांकन करें। अब मान लीजिए जो 10 छात्र थे, अब 10 छात्रों को हम क्या कर देते हैं कि मान लेते हैं कि ये सबको क्या है 50 नंबर, 50 नंबर में से मिला है। 50 नंबर पूर्णांक क्या था, इनका पूर्णांक क्या था, 50 था। ठीक है, अब 50 में से 23 इसको मिला है, फिर 50 में से 23 इसको मिला है, 50 में से 25 इसको मिला है, 50 में से 27 इसको मिला है। अब देखिए, अभी तक तो हमको नहीं ज्ञात था कि कितने नंबर में से इनको कितना नंबर मिला है। अब हम जान गए। अब मान लीजिए छात्र संख्या 1, 2, 3, 4 सबको लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये छात्र संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं हम इसके ऊपर पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब यहाँ लिख देते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक, ठीक है। अब इतना हो गया। अब आगे लिख देते हैं 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। यहाँ भी लिख देते हैं पूर्णांक और यहाँ लिख देते हैं प्राप्तांक। ठीक है, अब इन लोगों को अलग करना है। तो अब देखिए, अब पूर्णांक कितना है, सबका 50 हमने कर दिया, माना पूर्णांक 50 है। ठीक है, पूर्णांक मान लिया हमने 50। अभी तक हमें पता नहीं था कि लोग कितने नंबर में कितना नंबर पाएँ। अब हमने पूर्णांक को 50 मान लिया। ठीक है, अब सभी का पूर्णांक क्या हो जाएगा, 50, 50, 50, 50, 50, 50। इधर भी क्या हो जाएगा पूर्णांक 50, 50, 50, 50, 50। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 50 में से एक लड़के ने कितना पाया है, 23। दूसरे लड़के ने क्या पाया है, 25। तीसरे ने क्या पाया है, 27। चौथे ने क्या पाया है, 20। अब पाँचवें ने क्या पाया है, 21। ठीक है, 20 के बाद 21 पाया है पाँचवा लड़का। छठा लड़का क्या पाया है, देखो 22। सातवां क्या पाया है, देखो 24। सातवां हो गया। आठवां क्या पाया है, 26। अब देखो नौवां क्या पाया है, 28। और 10वां लड़का क्या पाया है, 29 नंबर। अब देखिए, अभी तक हमको यही नहीं पता चल पा रहा था कि कौन लड़का कितने में से कितना नंबर पाया है। ठीक है, अभी जब हमने मान लिया कि पूर्णांक क्या था, सभी का पूर्णांक 50 था, तो हमको मालूम होगा कितने में से कितना कौन लड़का पाया है।
अभी देख दीजिए कुछ छूट रहा है इसमें। अभी क्या छूट रहा है, मान लीजिए हमको पता चल गया, अभी मान लीजिए कि हमको ये ज्ञात करना हो कि मान लीजिए अभी तो एक लड़का कितने कितने में कितना नंबर पा गया, अब इसका हमको ज्ञात हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये ज्ञात करना हो कि कौन लड़का सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, फिर उससे कम नंबर कौन लड़का पाया है, फिर उससे कम नंबर कौन लड़का पाया है। अब उसको ज्ञात करने के लिए हमको अलग से अब सारणी बनानी पड़ेगी, मतलब अलग से हमको स्तंभ बनाना पड़ेगा, अलग से कुछ करना पड़ेगा, तब होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 50 तो पूर्णांक सबका सेम है। अब देखेंगे सीरियल वाइज वैसे लिखेंगे कि जिसका क्या होगा, नंबर ज़्यादा होगा उसको ऊपर, या तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा नंबर पाया है, कौन कम नंबर पाया है, ठीक है। तो अभी हम इसको सबको संख्या दे लेते हैं, कौन 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 सा नंबर का छात्र है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये देखिए 9 हो गया, ये 10वां छात्र हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तब देखेंगे सीरियल वाइज से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमको याद होगा कि कौन कितना नंबर पाया है। अब आइए, पूर्णांक 50 ही रहेगा, ठीक है, छात्र वही रहेंगे, नंबर भी वही रहेगा। अब हमको मान लो याद करना हो कि कौन लड़का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और कौन लड़का खराब प्रदर्शन किया है। जो खराब प्रदर्शन किया, मान लीजिए कि मुझे अच्छे से पढ़ाना है, तो उसको क्या करेंगे, अलग बैच करके उसको अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि वो भी बराबरी में आ जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, और आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही नहीं, अवरोही क्रम में लिखते हैं ताकि अच्छा रहे, थोड़ा समझने में आसानी रहे, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, अवरोही और आरोही दोनों, अवरोही क्रम में लिखते हैं इन छात्रों को, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया रहेगा पहले उसको, फिर उससे जो कम नंबर पाएगा फिर उसको, फिर उससे कम नंबर पाएगा फिर उसको, ठीक है। अब देखिए कौन कैसे नंबर पाया है अवरोही क्रम में। अब देखिए सबसे ज़्यादा नंबर क्या पाया है, छात्र संख्या 10 ने पाया है, 10 नंबर ने पाया है। फिर उससे कम देखिए कितना नंबर है, इधर 28 है, 28 किसने पाया है, 9 नंबर वाले छात्र ने पाया है। उसके बाद देखिए उससे कम नंबर क्या है, 27 है, 27 नंबर किस वाले छात्र ने पाया है, तीसरे नंबर के छात्र ने पाया है। अब उसके बाद देखिए कौन सा नंबर कम है, 26 है, 26 नंबर कौन सा नंबर वाला छात्र पाया है, 8वां छात्र पाया है। अब देखिए 26 के नीचे कौन सा है, 25 है, 25 नंबर कौन पाया है, दूसरा छात्र पाया है। अब देखिए 25 के नीचे क्या है, इधर 24 है, 24 नंबर कौन सा छात्र पाया है, 7वां छात्र पाया है। अब देखिए फिर 24 के नीचे क्या है, 23 है, 23 नंबर कौन सा पाया है, देखिए पहला छात्र पाया है, 23 नंबर पहला छात्र 23 नंबर पाया है, ठीक है। 23 के नीचे क्या है, देखिए 22 है, 22 नंबर कौन पाया है, 6वां छात्र पाया है। 22 के नीचे क्या है, 21 है, 21 नंबर कौन पाया है, 5वां छात्र पाया है। अब देखिए इसके बाद 20 नंबर किसने पाया है, चौथे छात्र ने पाया है। अब क्या है, अब देखिए 20 आ गया। अब 20 के अलावा कुछ और बचा, इसके नीचे किसी और का नंबर मिला है नहीं। अब देखिए काउंट कर लेते हैं, 10 छात्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हमने अवरोही क्रम में लिख लिया, मतलब घटते हुए क्रम में लिख दिया। मतलब घटते हुए मतलब जो नंबर पाए हैं नंबर के हिसाब से उनको घटते हुए क्रम में लिख लिया, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया, देखिए अब इसके सबके नीचे सबका नंबर लिख लीजिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो। 10 वाले में कितना पाया है, 29 नंबर पाया है। इसके बाद कितना नंबर है, 28 है। इसके बाद कितना नंबर इसका था, 27 था। इसके बाद इसका 8वां नंबर कितना था, 26 था। अब देखिए दूसरे नंबर का क्या था, ये 25 था, ठीक है। अब 7वां नंबर है, 7वें नंबर का क्या था, 24 था, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर का क्या था, 23 था। 6ठे नंबर का क्या था, देखिए 22 था, ठीक है। 5वें नंबर का क्या है, देखिए 5वें नंबर का 21 है, ठीक है। अब चौथे नंबर का देखिए क्या है, चौथे नंबर का क्या है, 20। देखिए और वही क्रम में हो गया ना, 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20। अब हमको अगर पूर्णांक पता है, प्राप्तांक पता है, अब हमको ज्ञात करना हो कौन से अच्छा प्रदर्शन किया है, कौन खराब प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से सारणी बना लेते हैं, ठीक। अब सारणी बनाने की अगर आपको आवश्यकता न पड़े
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए साड़ी न बनाना हो तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको सबको अलग कर देते हैं अब, ठीक है। सबको देखिए अब अलग अलग ऐसे लिख देते हैं, साड़ी नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया, 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 ये हो गया। अभी देखिए क्या बच गया है, 4 नंबर का छात्र बच गया था। यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 20। अब देखिए अभी हमको क्या मिला है, ये है प्राप्तांक। अब पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक कितना था, सबका 50 था। 50, इसका भी 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 50 और इसका भी 50, सबका हो गया। ये छात्रों का नंबर हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे छात्रों का नंबर, ठीक है। छात्रों का नंबर या नाम, इसको नंबर से हम लोग कर रहे हैं तो नंबर लिख लेंगे। नंबर कौन सा नंबर का छात्र था, मान लीजिए इनका रोल नंबर होगा, रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर आता है ना आप लोगों की कक्षाओं में, ठीक है। मान लीजिए रोल नंबर 10 वाले ने कितना पाया, 50 में से 29 पाया। तो सबसे अच्छा नंबर किसका आया, जिसका रोल नंबर 10 था। अब देखिए उससे कम नंबर किसका आया, जिसका रोल नंबर 9 था, 28 नंबर। फिर देखिए उससे अच्छा किसका नंबर आया, 27 नंबर, जिसका रोल नंबर 3 था। अब देखिए उससे कम नंबर किसका आया है, जिसका रोल नंबर 8 था। जिसका रोल नंबर 2 था उसका नंबर कितना आया है, 25 नंबर आया है। सबसे कम नंबर देखिए किसका है, जिसका रोल नंबर 4 था उसका सबसे कम नंबर आया है 20 नंबर। तो हम जान गए कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, कौन सबसे कम नंबर पाया है। अब हम लोग एक याद कर सकते हैं, मतलब कि अब किस लड़के को अलग से कुछ और भी अलग से पढ़ाना है, कुछ और टाइम देना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आंकड़ों का संगठन करेंगे। अभी देखिए पहले हम लोग देख लिए थे कि इसने एक रोल नंबर 1 वाले ने इतना नंबर पाया, रोल नंबर 2 नंबर वाले इतना नंबर पाया, लेकिन अब कितने नंबर से पाए थे, कितने नंबर में से पाए थे तो पता ही नहीं था। फिर हमने क्या किया कि मान लिया कि पूर्णांक 50 नंबर है तो सभी का क्या कर लिया, 50 में से इतना पाया, फिर 50 में से इतना पाया, 50 में से इतना पाया, 50 में से इतना पाया, उतना हमको पता चलेगा 50 नंबर में से कितना नंबर पा गया। लेकिन अब हमें याद करना था कि मान लीजिए कौन से ज़्यादा नंबर पाया है और कौन से कम नंबर पाया है। किसको मान लीजिए हमको एक्स्ट्रा क्लास देने की आवश्यकता है, किसको भी नॉर्मल पढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो बैच हमको अलग करना हो तो अब क्या करेंगे, तो उसको लिए हम क्या करें कि अवरोही या आरोही क्रम में लिख लिया हमने जो जो नंबर पाया था। जैसे जैसे ये देखिए 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 21 हो गया सब। अब सबका पूर्णांक भी हो गया, इधर प्राप्तांक हो गया, रोल नंबर हो गया, हमको पता चल गया कौन कितना नंबर पाया है। सबसे मतलब टॉपर, जैसे टॉपर निकालते हैं ना, कौन टॉप किया है, टॉप किया रोल नंबर 10 वाले ने। सेकंड कौन आया है, रोल नंबर 9 वाला। थर्ड कौन आया है, रोल नंबर 3 वाला। ऐसे तो 10वें नंबर कौन आया है, रोल नंबर 4 वाला। ऐसे आप लोग निकाल लेंगे, समझ गए आप लोग। चलिए दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं औसत। औसत मतलब एवरेज। एवरेज किसको कहेंगे, एवरेज हम लोग किसको कहेंगे, पिछले कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, आइए फिर से पढ़ते हैं। औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की, औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों की एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। आप लोग हम सुनते होंगे कि मान लीजिए कि कहता है कोई कि राम औसतन कितना घंटा पढ़ता है, औसतन क्या करता है, औसतन 5 घंटा पढ़ता है, ठीक है। राम औसतन 5 घंटा पढ़ता है। अब देखिए राम औसतन 5 घंटा पढ़ता है मतलब थोड़ी नहीं है कि राम रोज ही 5 घंटा पढ़ता है, हमेशा 5 घंटा पढ़ता है, ये नहीं है। राम औसतन 5 घंटा पढ़ता है मतलब क्या होता है, मान लीजिए राम क्या किया, पहले दिन 3 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 4 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। 3 घंटा पढ़ लिया, फिर 4 घंटा पढ़ लिया, फिर क्या किया इसने 5 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। 3 घंटा पढ़ा, फिर 5 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद 4 घंटा पढ़ा, मान लीजिए फिर अगले दिन 8 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। अब इनका औसत हमको निकालना था, तो औसत निकालने के लिए क्या करते थे, आंकड़ों का योग करते थे और आंकड़ों की संख्या करते थे। औसत बराबर हम जानते हैं, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग
बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। देखिए आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, देखिए 3, ये औसत बराबर फार्मूला हो जाएगा। औसत बराबर फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो औसत क्या कहता है कि जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको कह दिया कि राम औसतन 5 घंटा पढ़ता है। ठीक है, अब थोड़ी ना राम रोज 5 ही घंटा पढ़ता है। मान लीजिए पहले दिन उसने 3 घंटा पढ़ा, फिर दूसरे दिन 4 घंटा पढ़ा, अगले दिन 5 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन 8 घंटा पढ़ लिया। तो औसत मान लीजिए अब औसत निकालना कितना घंटा पढ़ा। देखिए आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5 + 8 बटा आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। ले लीजिए मैंने 4 ले लिया। ठीक है, अब देखिए बराबर 4 और 3 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 बटा क्या हो गया 4, और 4 पंचे 20, 5 घंटा आ गया ना। देखिए यही कहते हैं, इसी कहते हैं कि राम औसतन 5 घंटा पढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए कि आप खेलते होंगे तो आप औसतन 3 घंटा खेलते हैं। अब रोज थोड़ी 3 घंटा खेलते हैं, किसी दिन 2.5 घंटा खेलेंगे, किसी दिन 3 घंटा खेलेंगे, किसी दिन 3 घंटा खेलेंगे, तो उसका हम औसतन निकालते हैं। ठीक है, औसत बराबर क्या हो जाता है फिर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। औसत कोई परिभाषा पूछेगा तो जो कि आंकड़ों की समूह होगा उसके केंद्रीय प्रवृत्ति को जो प्रदर्शित करता है उसी को हम लोग औसत कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए आप लोग। अब मान लीजिए जैसे कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए हमके विभिन्न प्रकार की प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी को प्रदर्शित करने गए, किसी को गवाही देने जाते हैं ना, आप प्रदर्शित करते हैं कि मैं इसका ये लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि नहीं भागेगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, उधार दिलवाते हैं कि ये क्या करेगा, ये पैसा को वापस कर देगा। वही उसी प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब गारंटर समझ लीजिए, एक तरह से गारंटर होता है। तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या के लिए हमको विभिन्न प्रकार के सेंट्रल वैल्यू कर लीजिए, मतलब सेंट्रल वैल्यू कह लीजिए या तो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कर लीजिए की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य से अर्थमेटिक मीन होता है। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, औसत बराबर क्या पढ़े थे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। वही सेम है यहाँ पे, माध्य बराबर औसत कर लीजिए या तो माध्य बराबर कर लीजिए प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों का योग, या बोल सकते हैं आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब मान लीजिए कि हमको प्रेक्षण दे दिया, ऐसे मान लीजिए कि 4 घंटा दे दिया, 4 घंटा दे दिया, फिर 5 घंटा दे दिया। ठीक है, 4 घंटा दे दिया, 5 घंटा दे दिया, फिर इसने क्या किया 6 घंटा दे दिया, 6 घंटा। ठीक है, अब ये बोलता है कि माध्य निकालिए। अगर माध्य निकालिए, माध्य का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, माध्य निकालते कैसे हैं। इसने 4 घंटा दिया, 5 घंटा दिया, 6 घंटा दिया। अब मुझे माध्य निकालने के लिए बोल दिया है, तो माध्य बराबर मतलब मीन बराबर क्या हो गया, देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग जोड़ लेंगे, देखिए 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा +5 और +6। ठीक है, और देखो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, गिन लेंगे 1 2 3, या तो आंकड़ों संख्या कर लीजिए तो प्रेक्षणों संख्या कर लीजिए 1 2 3, तो भागे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 4 और 5 9, और 9 और 6 15, 15 बटा क्या हो गया 3 हो गया, 3 पचे 15। मीन क्या आ गया, मतलब माध्य क्या आ गया 5 आवर आ गया। ठीक है, अभी हम लोग इसे औसत में देख चुके हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रसार। प्रसार का मतलब होता है रेंज, प्रसार। ठीक है, प्रसार मतलब रेंज। रेंज कितना है, मान लीजिए कहते हैं ना, कभी कभी आप लोग जाते हैं कहते हैं कि अरे किसी को याद नहीं दिला देते हैं आप लोग, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात मतलब है रेंज हो गया। रेंज क्या है, मतलब तुम्हारी रेंज क्या है, कहाँ तक तुम जा सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, कितनी तुम्हारी मतलब औकात, कितनी रेंज है, मतलब कितने ऊपर तक मान लीजिए कुछ खरीदने गए, कहते हैं तुम्हारी औकात है खरीदने की, कहते हैं हाँ हमारी है, कितना दे सकते हैं 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख दे सकते हैं। दूसरा मान लीजिए किसी 1 लाख ही है। ठीक है,
तो मान लीजिए किसी 1 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो दोनों का मतलब का पूछ लेंगे रेंज कितना दोनों को मिला के, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका 5 लाख हो गया, मतलब कि 1 लाख मिल के 5 लाख, ठीक है 5 लाख हो गया। अब मान लीजिए सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को प्रसार करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए जो अब प्रसार हमको निकालना है, ठीक है। अभी तो हम लोग समझ लिए औकात वाले में, समझ लिए कितनी औकात तुम्हारी ये है वो है। क्या करेंगे कि अब सबसे बड़े प्रेक्षण, सबसे बड़ा प्रेक्षण, ठीक है, सबसे बड़ा प्रेक्षण मतलब प्रेक्षण कर लीजिए या तो आंकड़ा कर लीजिए माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, सबसे छोटा प्रेक्षण, ठीक है। यही होगा रेंज का फार्मूला बोल सकते हैं, रेंज या प्रसार बराबर लिख सकते हैं, रेंज या प्रसार बराबर लिख सकते हैं सबसे बड़ा प्रेक्षण और माइनस क्या कर सकते हैं सबसे छोटा प्रेक्षण। आप लोगों को परिभाषा लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर देखिए निगेटिव है, अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। अब मान लीजिए हमको ढेर सारा रेंज दे दिया, ढेर सारा संख्या दे दिया, आइए हम लोग देखते हैं प्रसार को। अब हम लोग तो रेंज पढ़ मतलब माध्य पढ़ चुके हैं, प्रसार देख लेते हैं। प्रसार में मान लीजिए क्या देखना होगा, मान लीजिए आपको दे दिया 30, 32, 28, 20, 10, 5, ठीक है। अब देखिए 30, 32, 28, 20, 10, 5 आप लोगों का ऐसे समझ में आएगा, ठीक है, कौन सबसे छोटी कौन सबसे बड़ी है, ठीक है। नहीं तो आप इसको अवरोही या आरोही में लिख लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको चल रहे हैं हम आरोही क्रम में लिखने, आरोही क्रम में हम क्या किए, लिख लिए। अब आरोही क्रम में देखिए सबसे छोटी क्या है, 5 है, उससे बड़ा क्या है यहाँ देखिए 10 है, ठीक है। 10 से बड़ा क्या दिख रहा है यहाँ 20 दिख रहा है, ठीक है। अब 20 से बड़ा क्या है देखिए 28 दिख रहा है, 28 से बड़ा क्या है देखिए यहाँ 30 दिख रहा है, 30 से बड़ा क्या है 32 है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या हो गया, सबसे बड़ा प्रेक्षण, ठीक है। सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारा 32 हो गया, प्रेक्षण बराबर 32, और सबसे छोटा प्रेक्षण क्या हो गया 5, सबसे छोटा प्रेक्षण क्या हो गया, प्रेक्षण क्या हो गया ये 5 हो गया। अब देखिए रेंज प्रसार बराबर क्या था, रेंज में प्रसार बराबर सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, क्या हो जाएगा 32 और माइनस 5, कितना इसका प्रसार हो जाएगा, ये देखिए 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, एक उदाहरण नहीं हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 7, अब यहाँ 2 बचा था तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है। 27 मतलब ये 5 से लेके 32 तक जाने में कितना ही प्रसार होगा 27, मतलब क्या कर सकते हैं आप, मतलब कि समझ लीजिए आप यहाँ से लेके जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक जाएंगे तो कितना आपके बीच में कितनी संख्याएं हैं, मान लीजिए 5 हो गया, ये 32 हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में पूरी कितनी 27, मतलब 27 तक आप प्रसार कर रहे हैं, मतलब 27 अंकों का प्रसार कर रहे हैं, मतलब संख्याएं नहीं कर सकते हैं, प्रसार कितना हो रहा है, ठीक है। जो भी रहेगा इन्हीं के बीच में रहेगा, 32 और 5 के बीच में रहेगा, ठीक है। कितना समझ गए आप लोग, 27 आ गया। आप लोग प्रसार समझ लिए, ठीक है, आप लोग प्रसार समझ लिए, कितना हो गया आप लोगों को। अब इसको आप तो प्रसार बोल लीजिए या तो आप बोल लीजिए परिसर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। वो लोग परिसर भी पूछ लेते हैं आपसे, परिसर कुछ भी लेकर परिसर क्या है, प्रसार क्या है, तो दोनों क्या है सेम चीज़ है, परिसर और प्रसार दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग अपना प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगले हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे जितना हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके और आप लोग जो हमें इतना मेहनत कर रहे हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। मान लीजिए जिनके जो सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, वो भी मतलब यूट्यूब पे पढ़ने कोचिंग जाने के लिए नहीं है, उनके फीस नहीं है उनके पास, तो उनके लिए हम एक वीडियो बनाते हैं ताकि वो लोग बिना फीस के पढ़ सकें। इसको पढ़ने के लिए आपको ऑफलाइन है ये मतलब यूट्यूब चैनल में हमारा अवेलेबल है, इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है, बस सिर्फ आप लोग कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतने से आप लोगों का काम बन जाएगा, हमारा भी मतलब उद्धार होता रहेगा। धन्यवाद।